पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर हम देख रहे हैं सैलाब की वजह से बड़े बहरान की जद में है। माली साल 2025-26 में जीडीपी शरह नमू 0 से 1% तक महदूद रहने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत ने 4.2% का हदफ मुकर्रर कर रखा है। एक्सपर्ट्स अब इस हवाले से कह रहे हैं कि सैलाब से ज़रई नुकसान इतना हुआ है कि ये हदफ नामुमकिन हो गया है। ऐसा ही 2022 के तबाहकुन सैलाब में भी हुआ था, जब शरह नमू तकरीबन ख़त्म हो गई थी। दूसरी तरफ एशियाई तरक्याती बैंक ने सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख ग्रांट का ऐलान किया है। इससे किस हद तक हम देखेंगे कि रिलीफ मिल सकेगा, ये सवाल लेकर साथ जो अब पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से जो खदशात पाए जा रहे हैं उस पर एहतशाम साहब का तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, 2022 का फ्लड भी हमें याद है, फिर उसके बाद अब ये वाला फ्लड, और इसमें जो नुकसानात हो रहे हैं वो आपके सामने ही हैं। आज मैं इस हवाले से देख रही थी कि वो तो माशी माहिरीन भी इस वाले हमारे से बात कर रहे हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, उनके बयानात भी मेरे सामने मौजूद हैं। वो भी यही बात कर रहे हैं कि अब तो बिल्कुल ही ये नामुमकिन हो गया कि आपने 4.6 जो 2 का हदफ रखा है ये अचीव नहीं हो पाएगा। इवन 3.6 का भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, आपने ठीक कह रही है, सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। अभी आप देखें 2022 के फ्लड्स में जो कमिटमेंट इंटरनेशनल की गई थी और बताया गया था कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का नुकसान हुआ है। $10 बिलियन के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये डोनर फटीक नज़र आ रही सब तरफ। ये बड़े थोड़े अरसे में बहुत बड़ी दूसरी एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑब्जर्वेशन आई है। इससे चंद दिन पहले आमना उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जीडीपी यानी ओवरऑल जीडीपी जो पाकिस्तान की जो इस वक्त तकरीबन $440 बिलियन के करीब पहुँच गई है, वो कहते हैं कि इसमें 9% कमी का ख़तरा है। तो 9% कमी का मतलब है कि $400 बिलियन से कम हो जाएगी। अब दूसरी तरफ ये कहना कि जी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना ये मुश्किल से 1% या 0% रहेगा, तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन बहुत हद तक ठीक है। उसकी वजह है कि जब भी आमना 3.5-4% ग्रोथ रेट हमारा होता है तो उसमें कम से कम 3% हमारा ज़राअत का एक हिस्सा होता है। अब ज़राअत तो आपने देखा है, एग्रीकल्चर तो तबाह बर्बाद होगी, सारी बड़ी फसलें, खड़ी फसलें, कॉटन बहुत बेताशा नुकसान हुआ। तो ये नहीं लगता कि पाकिस्तान अब जो है ना इस हवाले से मुश्किल से 1-1.5% भी ग्रोथ रेट हासिल कर सके मौजूदा 2025 और 2026 में। अब अगला सवाल ये कि जी इससे कैसे कोप अप किया जाएगा। ये $30 लाख की कोई मदद ऐसी नहीं है। ठीक है, एक उन्होंने ग्रांट दी है, लेकिन मसला तो ये है कि पाकिस्तान के पास अपने फंड नहीं हैं। पाकिस्तान जिस तरह अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, पॉपुलेशन हमारी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आमना सूरत हाल इतनी ख़राब है। गवर्नमेंट सेक्टर बंद हो रहा है। अभी देख लें, यूटिलिटी स्टोर बंद हो गया। आए दिन आपने देखा कि एहतजाज कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो नहीं पा रही। एक मुद्दत हो गई है PDM 1 PDM 2 को दे के, अब चौथा साल है, आप देखते हैं एक भी यूनिट प्राइवेटाइज नहीं हो सका। नतीजतन जो है ना करोड़ों अरबों रुपए का सालाना नुकसान। अभी भी फिगर जो आ रहा है तकरीबन 950 रुपये की सालाना एवरेजिंग हो रही है स्टेट कॉर्पोरेशन की तरफ से। आखिरी देखें, बात इंपॉर्टेंट है, बहुत आम है। हमने देखें जो IMF ने रिफॉर्म एजेंडा दिया था उस पर जिस तरह अमल होना चाहिए नहीं हो रहा। फिर यह कि जब एहतसाब नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी जब नहीं होगी, फिर गुड गवर्नेंस नहीं होगी, तो आप मुझे बताएं कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। और FBR ने भी अपनी टारगेट मिस कर दी है। हुकूमत जिस तरीके से अपने तौर पे तो बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वसाइल की कमी है, वसाइल हो नहीं रहे। और दूसरी बात है कि ये फ्लड्स के बाद तो अब नहीं लगता कि 2025-26 में पाकिस्तान बड़ा कुछ कर सकेगा। 2-3 सेक्टर हैं जहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है। एक ही है, देखें गवर्नमेंट तो ब्रोक है, अपना प्राइवेट सेक्टर ही इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकता है, उसको भरपूर सपोर्ट देने की ज़रूरत है। बावजूद इस बात के कि जितनी हुकूमत चाहती है टैक्स उनकी तरफ से आए उतना नहीं आता। लेकिन आप देख लें, जब तक ये टैरिफ के इशू मुल्क में ठीक नहीं होते, बिजली पानी गैस अगर रीजन के मुकाबले में इन्वेस्टर को नहीं मिलती तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बोरिंग रेट देखें, अभी भी आप देख लें जिस तरीके से 9% 9.5% पे है, तो उससे बात बनती नज़र नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि 2% तो फौरी तौर पे कम किया जाए। फ्लड्स के बाद तो लोग बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं कि लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन आपने देखा कारोबारी लोग जो है ना वो सेंट्रल बैंक से, बाकी बैंकों से पैसा लेते हैं, लेकिन वो लोनिंग नहीं हो रही क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। रीजन के ममालिक को भी देख लें तो बहुत ज़्यादा है। अब सवाल है कि लोग क्या करेंगे। मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी के साथ
एतमाद का लेवल आमना बढ़ाया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में, हुकूमत जब तक के बाकायदा तौर पे तय नहीं करती कि उन्होंने क्या करना है। देखिए ना, एक तो वो IMF के जिस शिकंजे में हम फंसे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी तो आपने देखा कि हम 2 पैसे भी बिजली की जो है ना कम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, हर छोटी बात पे हमें IMF के पास जाना पड़ता है। एक तो हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे, हमने अपने तौर पे आप देख लें ऐसा किया ही नहीं है कि हम कह सकेंगे जी IMF के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। हर हुकूमत आती कहती है कि जी हमने कशकोल तोड़ दिया, नतीजा तो ना आप देख लें इस वक्त 24वां 25वां प्रोग्राम ऐप का चल रहा है, अभी भी लग रहा है कि आइंदा भी हमें उनके शिकंजे में रहना पड़ेगा। एक और चीज़ अभी जो ADB का भी मैंने जिक्र किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का दोस्ती बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं जी हमें ट्रेड करें, पैसा नहीं हम देंगे, हमारे साथ आप मुश्तरका प्रोजेक्ट लेके आए, वहाँ पे पाकिस्तान के पास प्रोजेक्ट नहीं होते। छोटा सा सवाल है इत्तेशाम साहब, सीरियस थिंकिंग ADB और UN की जानिब से जो फ्लड की मद में हम जो देख रहे हैं ग्रांट्स अब उनका ऐलान किया गया, ये पहले भी होता रहा है, 2022 में भी जो मामलात बने थे। हम अभी तक फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब आ जाता है उसके बाद ग्रांट्स आ रही हैं, उन ग्रांट से हम फ़ायदा इस सिलसिले में क्यों नहीं उठाते? उन ग्रांट से हम इसकी बहाली पे या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े क्यों नहीं कर रहे जिससे हम कहें कि जी नेक्स्ट जो आगे खुदा ना खासा ऐसी कोई क्लाइमेट चेंज के असरात तो पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं, कोई ऐसी कैलेमिटी आती है तो उससे हम निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हों और इस लेवल का नुकसान ना हो जिसमें हमारी जो GDP की ग्रोथ है वो इस हद तक मुतासर हो। सिसक के तो हमारी आगे इकॉनमी चल रही है। देखिए, हम ना हर बड़े फ्लड के आने के बाद, नुकसानात के बाद यही कहा जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले कहा कि जी अब कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी। एक तो वो तजावज़ात की बात कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है कि जी किसी सूरत में नहीं जाने देंगे, हम सब तजावज़ात ख़त्म करेंगे। जो ने देखा कि हाउसिंग सोसाइटी बनी है, इस तरह से नालों पे लोगों ने मस्जिदें इलीगल बनाई हैं, घर बनाए हैं, और आपने देखा बड़े बड़े ऑफिस बने हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। दूसरा हम ना देखें ना इस मसले में जो बात है कि आप देखें 1970 से लेकर अब तक 22 बड़े सैलाब आ चुके हैं। अब कोई भी आप देखें होशमंद कौम हो तो वह कहे कि जी हमने इसको अगले साल के लिए इसको कैसे रोकना है। सबसे बड़ा मसला जो कहा जाता है कि जिस बेईमाना तरीके से दरख्तों की कटाई इस मुल्क में हो रही है, अभी देखने मौसमियाती क्लाइमेट चेंज में दरख्तों का एक बड़ा रोल है। 1 बिलियन ट्री वो सुनामी जो आना था उसमें कितनी करप्शन हुई, क्या हुआ। KP में आए दिन आपने देखा करप्शन की कहानी है, सबसे ज़्यादा दरख्तों को वहाँ पे काटा जाता है। कहा जाता है कि ये हुकूमती एहलकारों की मर्ज़ी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। एक तो वो नहीं हो पा रहा, दूसरा ये कि चारों सूबों और मरकज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। सारे आप देख लें सियासी तौर पे चाहते हैं कि अपना 5 साल का वक्त किसी तरह पूरा किया जा सके। शॉर्ट टर्म में मंसूबे बनाए जाते हैं कि जिस MNA MPO को थोड़े थोड़े पैसे दे दें, अगले इलेक्शन के लिए तैयार कर लिया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म बुनियादों पे, मिड टर्म बुनियादों पे हमने कोई काम नहीं कर रहा कि हमने सस्टेन बुनियादों पे अपनी इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। और ये ख़ास तौर पे जिसका आप जिक्र कर रही हैं, अभी देखें ये जिस तरीके से अर्बन फ्लडिंग है, इतने खौफनाक मसाइल पैदा कर दिए हैं। क्लाउड बर्स्ट कभी भी नहीं हुआ था जिस तरह से हो रहा है। अभी लोग कहते हैं ना कि चाइना और हिंदुस्तान में भी इसी तरह के बड़े बारिशें सैलाब आए हैं, लेकिन एक तो डैमों से उन्होंने इनको उनके पास बने हुए हैं। हमारे पास 3 बड़े डैम हैं, कालाबाग अपना ये कहते हैं तलबेदा है, मंगला है और नीलम जेलम है। उसके बाद बादशाह डैम अभी भी कहा जा रहा है कि जी 2028-29 में बनेगा। ये मैं सुन रहा हूँ 2017 में बनना था, 20 में बनना था। 3 दफ़ा 4 दफ़ा रीसेटलमेंट के नाम पे बेशुमार लोगों को पैसा खिलाया गया, हुकूमतें इसमें शामिल हैं। बिल्कुल सही। हम देख रहे हैं कि चाइना में जब इस तरह के मामलात होते हैं तो वहाँ पर जो सड़कों की जो सिचुएशन है उसको फौरी तौर पर रीस्टोर करने के लिए, दोबारा वो सड़कें बनाने के लिए किस तरह से स्पेंडिंग हमारे सामने आती है। लेकिन यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, ऐसे मामलात बन जाएँ तो उसके बाद कई साल लग जाते हैं बहाली के कामों में। बहुत शुक्रिया इत्तेशाम साहब इस हवाले से तज्जिया देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।